तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम तेंगयू को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कोई एनिमी आसपास है कि नहीं है। जिस दौरान उसका साथी बोलता है कि मैं और बिंग बिंग इस साइड है, तो पीछे का ध्यान कौन रखेगा? अगर पीछे से किसी एनिमी या किसी मॉन्स्टर ने हम पर अटैक कर दिया तो हम कैसे बचेंगे? जिसके बाद तेंगयू बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मेरा साथी उसको संभाल लेगा। जिसके बाद वो सिम्बा को बाहर बुलाता है और एनर्जी के रूप में उसको पीछे वाले गेट की तरफ भेज देता है ताकि वहाँ से कोई भी हम पर आसानी से अटैक ना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे भेजने के बाद बोलता है कि अब चाहे एनिमी कहीं से भी आए, उसका मरना हमारे हाथों से निश्चित होगा। जिसके बाद वो इटरनल इमॉर्टल और सोल क्लैन के और बाकी सब एनिमी का वहाँ पर वेट करने लगते हैं ताकि वो उन सबको अचानक से अटैक करके उनको मार सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रुयान को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी साथियाँ उसे बोल रही होती है कि एल्डर जियान हमारे इनर गेट के अंदर सबसे ताकतवर डिसाइबल्स था, और वहीं पर सोल क्लैन में यूकिन, युआन और जिंगकुआंग ये सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा थे। इन तीनों को एक साथ भला किसने मार दिया? ये सभी गए थे बिलियर्गोस एबेज के एंट्रेंस पर ताकि वहाँ देख सके कोई वहाँ पर है या नहीं है, लेकिन इन सभी को एक ही वक्त पर पता नहीं किसने मार दिया। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। जिसके बाद दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि ये हुआनफू सेट नहीं किया होगा। जिसकी बात सुनकर रुयान भी रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी वो तीसरी लड़की को बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तो तीसरी लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हुआनफू सेट में से कोई ऐसा वॉरियर होगा जो कि हमारे डिसेबल्स को मार सके, और हमारे 4 डिसेबल्स थे, उनको मार पाना उनके लिए बस की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बिलियर्गोस एबिस के एंट्रेंस में गए होंगे तो वहाँ पर कोई बीस्ट उनको मिल गया होगा जो कि बहुत ही पावरफुल होगा, जिस कारण से शायद वही ऐसा कर सकता है कि उन चारों को एक ही वक्त पर मार सके। और किसी डिसेबल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो चारों से एक साथ लड़े और एक ही वक्त पर उनको मार सके। जिसकी बात सुनकर रुयान कुछ सोचने लगता है। तभी उनमें से एक बोलती है कि मैं बिलियर्गोस एबिस की तरफ जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ चेक कर सकूँ कि असल में हुआ क्या था। जिसकी बात सुनकर रुयान बोलता है कि नहीं, मैं ये चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सिपाही खो दिए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो। जिसके बाद रुयान उन्हें बोलता है कि तुम अपने साउंड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करो जिससे तुम फांग को ये बता सको कि हम बिलियर्गोस एबिस की तरफ जा रहे हैं। तुम उसको ये संदेश दो कि तुम जल्दी से जल्दी बिलियर्गोस एबिस तक पहुंचो और पता लगाओ कि जियान और अदर यूकिन और बाकी के साथियों की हमारी डेथ कैसे हुई। उसे बोल देना कि तुम जल्दी से जल्दी बिलियर्गोस एबिस तक पहुंच जाओ क्योंकि तुम्हें उस एंट्रेंस में पहुंचने के बाद उसकी रक्षा भी करनी है। जिसकी ये बात सुनकर लड़की उसे बोलती है कि मैं ये काम आपके कर दूंगी। जिसके ये चीज़ बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि मरे हुए होते हैं और वो किसी लिक्विड में गिर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये लग रहा होता है कि शायद किसी ने बड़ी बेरहमी से उनको मारा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हुआंगफू सेक्ट और उनके पीछे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वो पीछे वाले लोग बोल होते हैं कि हुआंगफू तुम डॉग की तरह पीछे क्यों भाग रहे हो, हमसे लड़ो, तुम कब तक हमारे से भागोगे। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम मेरे हाथ पकड़े गए तो तुम्हें बहुत ही गंदी मौत दूंगा, और भागो, तुम आखिरकार कितना भागोगे। जिसके ये सब चीज बोलने के बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सीन हमें दूसरे बोट पर दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग हुआंगफू को बोल रहे होते हैं कि ब्रदर हुआंगफू अब हम क्या करें, हम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, मिस्की, जो कि वहाँ पर गिर जाती है। जिसे देखकर हुआंगफू उसके पास जाता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है तो तुम आराम करो और धीरे धीरे सांस लो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि ब्रदर हुआंगफू मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हम लोग यहाँ से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। जिसके बाद हुआंगफू उसे उठाता है और दूसरी जगह पर बैठा देता है और बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ पर आराम से बैठो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि ब्रदर हुआंगफू प्लीज़ आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए कि आप मेरे जो भी सेट के बंदे हैं आप उन सबको बचाओगे, क्योंकि मेरे जितने साथी थे वो सब मारे जा चुके हैं, अब बस यही बचे हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप इन सबको जिंदा रखोगे। जिसके बाद हुआंगफू उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ इन सबको कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। जिसके बाद वो हुआंगफू को थैंक यू बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है और वो लड़की आसमान की तरफ देखती है और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना कि मैंने आपकी बात पर खरी नहीं उतर पाई, मैं तेंगयू और जियान को नहीं मार सकी, तो प्लीज़ मास्टर मुझे माफ़ करना। जिसके ये सब चीज़ बोलते ही वो लड़की वहाँ पर मर जाती है। तभी हुआंगफू खड़ा होता है और वो पीछे देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फांग उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर हुआंगफू बोल रहा होता है कि हम अब बच के नहीं जा सकते, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि हम बिलियर्गोस एबिस की तरफ जाए। वही एक हमारी आखिरी होप है कि हम वहाँ से जाए और शायद उस दौरान हम बच भी जाए। मुझे पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन हमारी ये लास्ट होप है। जिसकी ये बात सुनकर वो सारे बंदे बोलते हैं कि ब्रदर हुआंगफू आप ही हमारी आखिरी होप है, तो हम आपकी ज़रूर बात मानेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फ्लाइंग बोट को वहाँ से बिलियर्गोस एबिस की तरफ ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर पीछे हुआंगफू उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि ये
हमसे बचने के लिए बीरलगढ़ एबिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे यंग मास्टर ने हमें पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि हमें बीरलगढ़ एबिस में जाना है, क्योंकि वहाँ पर यूकिन और बाकी जो जितने भी लोग मर गए थे उनका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और ये सारी चींटियाँ अभी भी उसी साइड जा रही है। ये हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया कि हम इनको मार भी देंगे और बीरलगढ़ एबिस की तरफ भी चले जाएंगे। जिसके बाद वो जो से हंसने लगता है और बोलता है कि एट दी एंड ये लोग मरने ही वाले हैं। जिसके बाद वो अपनी फुल स्पीड से उनका पीछा करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंग्यू को, जो कि अभी भी वहीं पर होता है। तभी उसका साथी उसे बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू, हमें यहाँ आए हुए 7 दिन हो चुके हैं और एक भी पर्सन अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और हम कब तक यहाँ पर उन लोगों का वेट करेंगे। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि तुम बस सब्र करो, बहुत ही जल्द बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं। जिसके सब चीज़ बोलने के बाद वो उधर स्माइल करने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लू और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 लड़के आपस में बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि जो ब्रदर लू है कितना ज़्यादा अमेजिंग है, उसने इटर्नल इमोर्टल सेट के बंदों को सिर्फ 2 से 3 मूवों में हरा दिया। जिसकी बात सुनकर लू बोलता है कि तुम मेरी झूठी तारीफ करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ तो मैं क्यों नहीं ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग में क्वार्टर फाइनल में आगे क्यों नहीं गया, मैं सिर्फ वहाँ जाके अटक क्यों गया। जिसकी बात सुनकर वो लड़कियाँ कुछ नहीं बोल पाती। तभी वो बोलने लगता है कि वो इटर्नल इमोर्टल सेट के बंदे सिर्फ कमज़ोर थे, इसलिए वो मुझसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हार गए। अगर उनमें कोई पावरफुल होता तो शायद मैं उनको हरा नहीं पाता, वो तो सिर्फ कमज़ोर थे। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक नरेटिंग वॉइस आती है, जो कि उस लू को बोल रही होती है कि हे मोटे, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर थे? अगर तुम्हें किसी ताकतवर से लड़ना है तो मुझे बोलो, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम दूसरों को कमज़ोर बोल रहे हो और खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हो। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और तुम मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। जिसके बाद लू और बाकी सब साथी देखते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि ये आवाज़ आखिरकार किसकी है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।